हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मी मोना। आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया मेरे वीडियो को, जिसके लिए आपको दिल से थैंक यू सो मच। इसी का नतीजा है कि हम जल्द ही आपके लिए लाने वाले हैं महा मैराथन, जो आपकी तैयारी को और ऊंचाइयों तक लेकर जाइए। तो महा मैराथन में सब्जेक्ट वाइज आपका MCQs हो जाएगा, ठीक है, और कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में एक सब्जेक्ट कंप्लीट, ऐसा वीडियो हम लाने वाले हैं बहुत जल्द आपके लिए, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए GK GS जो है आपका मुट्ठी में हो जाएगा। GK GS आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे। तो जल्दी हम मैराथन लाने वाले हैं आपके लिए, तो हो जाइए तैयार। हमेशा की तरह पेन और कॉपी उठाइए और लगाइए टेस्ट कि कितने आपकी तैयारी आपका कहाँ तक पहुँचा है, कितने प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। देखिए, प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा सभ्यता है या कौन सा ऐसा चीज़ है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो लोथल, हमने बताया था ना कि लोथल में भोगवा नदी के किनारे लोथल है, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। बालाकोट कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा से चूड़ियाँ मिली थी, टूटी हुई चूड़ी। और लोथल जो है, इससे बहुत सारे सामान मिले थे, एक बंदरगाह था, ठीक है। तो रोम जो है ये इटली की राजधानी है, इसलिए रोम जो है गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि रोम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। आपका ऑप्शन है कि पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली और कुंदनवन। तो आप सबको पता होगा कि द्वितीय बौद्ध जो परिषद यानी संगी थी, ये हुई थी वैशाली में। ओके, अब पूछेंगे कि मैम पहली कहाँ हुई थी। तो पहली हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र और चौथी हुई थी कुंडलवन में, ठीक है। ये हुई थी 483 में, 483 ईसा पूर्व। और जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी यानी बौद्ध परिषद हुई थी, ये हुई थी 383 में, ठीक है। और ये जो हुई थी पाटलिपुत्र में तीसरी, ये 251 ईसा पूर्व हुई थी और ये पहली शताब्दी में हुई थी। क्लियर। अब हम तीसरा देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों के श्वेत कमीशन किसे कहा जाता था। ये कह रहा है कि श्वेत कमीशन किसे कहा गया है, ठीक है। तो श्वेत कमीशन कहा गया है साइमन कमीशन को, ठीक है। साइमन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1927 में इसका गठन हुआ था। लेकिन ये भारत कब आया, तो भारत आगमन इसका हो गया था 1928 में। और भारत में इसको कहा गया था कि व्हाइट कमीशन किसकी, इसमें 7 लोग थे और 7 अंग्रेज थे, ठीक है। तो ये भारतीयों के लिए कुछ सुधार के लिए ये आया था, लेकिन इसमें 7 अंग्रेज थे, इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखते हैं हम कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल के स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो स्थानीय सरकार की स्थापना की पहल की थी। तो किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो इसने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। ऑप्शन है आपका कि भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। तो आपको पता होगा कि जो ये रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने बांग्लादेश के लिए लिखा था। क्या लिखा था, तो अमार सोनार बंगला। ये लिखा था कब, तो 1905 में लिखा था। उस टाइम ना बंगाल विभाजन हो रहा था, इसलिए लिखा गया था। बाद में जब बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है, तो 1975 में बंगाल जो भारत से अलग हो गया, 1975 में इसका ये राष्ट्रगान हो गया, ठीक है, अमार सोनार बंगला। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, विलियम बेंटिंग के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। आपका प्रश्न है कि कौन सा ऐसा सुधार है जो विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू नहीं किया गया था। आपका ऑप्शन है दास्ता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म परिवर्तन। देखिए, दास्ता का अंत जो है ये विलियम बेंटिंग ने नहीं किया था, ठगी का किया था। सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह पूछे तो ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कितना सही हो रहा है। पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम मुझे एक डांस पे सिंगल वीडियो ला दीजिए, ठीक है, एक डांस पे
आप ला दीजिए सिंगल वीडियो, नृत्य पे सिंगल वीडियो ला दीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो हमने बोला ठीक है, एक कंप्लीट वीडियो हम ला देंगे आपके लिए, जिसमें आपका जितना भी नृत्य है, उससे जितने भी त्यौहार हैं, उन सारे को कवर करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था। अब पूछेंगे आपकी धुरी राष्ट्र क्या होता है। तो धुरी राष्ट्र जो होता है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में और 1945 तक ये चला था द्वितीय विश्व युद्ध, ओके। तो एक उसमें दो विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया था। विश्व राष्ट्र जो था, विश्व राष्ट्र, ये दो गुटों में बट गया था विश्व, जिसमें एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो जो धुरी राष्ट्र है इसमें चीन नहीं था, बाकी जापान, जर्मनी, इटली थे। और जो मित्र राष्ट्र था इसमें फ्रांस से, अमेरिका था, रूस था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही ज्ञानी कह सकते हैं। इनकी कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोग जो विद्यार्थी हैं उनको हमेशा याद रखनी चाहिए। उनकी एक लाइनें थी कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। इसमें डॉट डॉट है, इसको भरना है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था। यानी राजेंद्र प्रसाद को क्या संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, या फिर एस राधाकृष्णन को, या बी आर अम्बेडकर को। तो संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, तो चुना गया था एच सी मुखर्जी जो हैं उनको चुना गया था क्या, तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का वास्तुकार आपका ऑप्शन है, देख लीजिए। तो भारतीय सभा का वास्तुकार माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। आप लोगों को इनसे बहुत शिक्षा लेनी चाहिए कि ये ऐसे व्यक्ति है जो उस टाइम लड़कर पढ़े जिस टाइम पूरा समाज इनके खिलाफ था। शुरू में जब ये स्टडी करने जाते थे तो कोई इनको पढ़ाता तक नहीं था, फिर भी ये इतने ज्ञानी हो गए, इतना ज़्यादा पढ़ लिए कि संविधान सभा का वास्तुकार, यानी संविधान सभा के निर्माण में सबसे ज़्यादा किसी की भूमिका है तो बी आर अम्बेडकर जी की है। प्रारूप समिति थे ये, ओके। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के कानून बनाने की निर्धारण की प्रक्रिया काफ़ी हद तक कहाँ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कि जापान से, कि जर्मनी से, कि संयुक्त अमेरिका। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके संविधान से बहुत सारी चीज़ों को हमने लिया है, सबसे ज़्यादा इन्हीं की चीज़ों से लिया है। इसलिए ऐसे पूछेगा तो 1935 अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम, उसी का हमने 75% हमने इसमें से लिया है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें कौन सा है कि नीति निर्देशक तत्वों की में सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए हमारा नीति निर्देशक तत्व जो है वो 26 से कितना है, 51, आर्टिकल 36 से 51 तक हमारा जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन देखिए, विश्व शांति, देखिए ये सब तो है ही, लेकिन जो धार्मिक अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार में आ जाता है, इसलिए धार्मिक अधिकार जो है वो 25 से 28 है, 25 आर्टिकल से 28 आर्टिकल। तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा भारत का मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए क्षमता समानता का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार है, काम करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। भारत के पीएम बनने के लिए आपका सबसे कम से कम उम्र जो है आपका होना चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है 1949, 1955, 1951, 1952। तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन है, ठीक है, ये किया गया था 1952 को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। आपका ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख लीजिए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है।
तो नगर निगम का अध्यक्ष जो है वो होता है महापौर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में हमने उसी प्रश्न को लिया है। देखिए, पहली महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, जनरली लोगों को लगता है कि मीरा कुमार यानी ये लड़का होगा, तो लड़का नहीं है, ये महिला थी। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिससे मतदान आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा दिया गया। यानी पहले जो मतदान यानी वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष था, और एक संविधान संशोधन हुआ जिसकी वजह से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के बच्चे भी वोट डाल सकते हैं, ऐसा कहा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन देखिए आप अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कैसी होती है? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ। तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा जो होती है, स्पिन करने की जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम से पूर्व, तभी ना पूर्व की तरफ से सूरज निकलते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है ये है उत्तर कोरिया की राजधानी है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ये नष्ट हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दक्षिणतम अक्षांश देखिए आपका ऑप्शन है, आप आंसर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, 8 डिग्री 4 एन अक्षांश। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या आपको दिख पा रहा है? अब देखिएगा, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यानी ये कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ये जो है हिमालय, ये जो है नेपाल की, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल की है। ठीक है, और हमारा क्या है? कंचनजंगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन है आपका कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये है महाराष्ट्र में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि कृष्णा नदी जल विवाद जो है किससे संबंधित है? यानी कृष्णा नदी जल विवाद राज्य कौन से है? तो कृष्णा नदी जल विवाद जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तमिलनाडु नहीं है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो है ये कृष्णा विवाद जो जल विवाद है उसमें शामिल है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह क्या है? ठीक है, तो जलवायु किसके द्वारा जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप अपना ऑप्शन। तो इसका राइट हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण से जो होता है वो जलवायु प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। काली मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी किसे कहते हैं? तो जो आपका रेगुर मिट्टी होता है ना उसको हम काली मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। अलग अलग किस्म की फसल जो उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक के रूप में क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो फसल प्रत्यावर्तन। ठीक है, फसल प्रत्यावर्तन जो होता है वो बारी बारी से उगाने को हम कहते हैं। तो आपका यहाँ पे 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप कितने क्वेश्चंस को आप सही कर पाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। और इसके बाद आप कोई अलग टेस्ट भी लगा के देखिएगा, उसमें आपके इस टेस्ट की वजह से भी आपके स्कोर बढ़ते नजर आएंगे। तो या फिर आप अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगा लीजिए। तो कैसा रहा आज का वीडियो आप हमें कमेंट में बताएंगे, और इसमें कैसा लगा आपको, कितना क्वेश्चन आपका बन रहा है, कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।